नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे से चैनल रिजल्ट जस्ट अहेड में। आज हम क्लास 10 के प्रकाश एवं परावर्तन का तीसरा एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाशीय माध्यम क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले और दूसरे एपिसोड में हमने कुछ जनरल टर्म्स का डिस्कशन किया था। प्रकाश के बारे में हमने गहराई से इसकी चर्चा की थी कि प्रकाश क्या होता है, यह इसकी रफ्तार कितनी होती है, प्रकाश को हम किस किस रूप में देखते हैं। हमने इन सारे बातों का पर चर्चा कर ली थी पहले एपिसोड में। फिर दूसरे एपिसोड में हमने कुछ जनरल टर्म्स डिस्कस किए थे, जिसमें किरण था, जिसमें प्रकाश पुंज के बारे में डिस्कस किया था। प्रकाश पुंज क्या है, कितने प्रकार के हैं। तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करते हैं कि प्रकाशीय माध्यम क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। इससे पहले हमने आपको प्रकाशीय माध्यम के बारे में बता दिया था कि वह क्षेत्र जिसके होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसे ही प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, जैसे कि हवा, पानी, कांच आदि। ठीक है, हमने आपको समझाया था कि जैसे कोई सूर्य से प्रकाश आती है तो इसे हमारे आंखों तक पहुंचने के लिए हवा का सामना करना पड़ता है। तो ये इसका पहला माध्यम है। और यदि हम हवा इसका पहला माध्यम बन जाता है, और यदि हम कांच से झांक रहे हों, कांच से सूर्य को देख रहे हों, तो हम देखेंगे कि यहाँ से जो प्रकाश आ रही है हवा के बाद इस कांच पे पड़ती है, यानी कि ये दूसरा माध्यम है। यदि हम जल के अंदर होंगे तो जल भी एक माध्यम होगा। अब इसमें हम देखेंगे कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम के प्रकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समांगी माध्यम एवं दूसरा है विषमांगी माध्यम। तो इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। समांगी माध्यम क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में होमोजीनियस मीडियम कहते हैं, और विषमांगी माध्यम हेट्रोजीनियस मीडियम। तो ये क्या होता है, इसमें प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट समान होता है। वहीं इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है ना, प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट असमान होता है। अच्छा, यहाँ पे इसके उदाहरण की हम बात करें तो पहला हो जाएगा हवा, दूसरा जल, तीसरा कांच, हाँ। और इसमें हम उदाहरण की बात करें तो इसमें गर्म तथा ठंडे हवा का मिश्रण, गर्म तथा ठंडे हवा का
मिश्रण, और दूसरा हो जाएगा कैल्साइट। कैल्साइट एक तरह का पदार्थ होता है, एक तरह का वो बोले तो कांच है। कैल्साइट एक तरह का विशेष कांच होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो गर्म तथा ठंडे हवा का मिश्रण यह कैसे हो सकता है। तो गर्म हवा का जो मिश्रण होता है ना, गर्म हवा जो होती है उसका घनत्व कम होता है ठंडे हवा की तुलना में। ठंडे हवा का घनत्व ज़्यादा होता है, वहीं गर्म हवा का घनत्व इसकी तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, कैल्साइट एक प्रकार का ग्लास है, शीशा है। आगे चलते हैं। आगे है पारदर्शी पदार्थ जो होते हैं जिनसे हम लोग जो हवा के माध्यम होते हैं उनके 3 और विशेष प्रकार होते हैं, जिनमें एक पारदर्शी माध्यम हो जाएगा, दूसरा अपारदर्शी माध्यम, तीसरा पारदर्शी माध्यम। तो देखते हैं, तो पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। ट्रांसपेरेंट मैटर। ठीक है, तो ये क्या होता है कि पारदर्शी, नाम से क्लियर है, पार, जिसके आर पार देखी जा सके, जिसके आर पार हम देख सकें, तो ऐसा माध्यम पारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे कि शीशा के आर पार हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। शीशा देखते हैं, और क्या सब इसमें आता है। पारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसके आर पार हम आसानी से देख सकें। पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। कांच, पानी, हवा इत्यादि। ठीक है, दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ। ये क्या है? ऐसा पदार्थ जिसके आर पार नहीं देख सकते। इसमें हम देख सकते हैं, इसमें हम नहीं देख सकते हैं। वैसा पदार्थ जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है।
जैसे में हम देखेंगे तो सबसे पहला उदाहरण जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को सामने आता है, दीवार। दीवार के आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। दीवार और क्या हो सकता है, लोहा आदि ऐसे बहुत से तत्व हैं। लोहा, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों के आर पार हम नहीं देख। अगला है ना कि दोनों के बीच समझौता कर देता है। इसके आर पार हम देख भी सकते हैं कहें तो, और कहें तो नहीं भी देख सकते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? तो इसके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन धुंधला दिखाई देगा, सब कुछ धुंधला दिखेगा। तो इसे कहते हैं हम, इसे कहेंगे पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और यहीं पे हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके क्या है, देखते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपवर्तन की ओर, और कुछ जनरल टर्म्स आगे आएंगे और हम उसको डिस्कस करते जाएंगे, जैसे प्रतिबिंब। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप मुझे सपोर्ट करने के लिए लेक्चर को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे विजिट पर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। उसको डाउनलोड करना है। अगर उसमें कुछ क्वेश्चन मिले तो आपको अटेम्प्ट करना है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। धुंधला दिखाई पड़ता है। उसे ही हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके उदाहरण को देख लेते हैं। तो जैसे में घिसा हुआ कांच, आप सबने अपने जीवन में घिसा हुआ कांच जरूर देखा होगा। तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। दूसरा है घिसा हुआ कांच। तो इसके आर पार देखने पे चीजें हमें धुंधला दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब है छाया क्या होता है, छाया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जनरल टर्म्स जो हमारा है वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। छाया क्या होता है, ये सब टर्म आपको परीक्षाओं में कई बार पूछ दिया जाता है। इसके लिए हम बस इतना बता रहे हैं कि आप क्या लिखेंगे कि आपको पूर्ण अंक हासिल हो जाए। बस आपको यहाँ से आइडिया लेना है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रखना है। इसी तरह से हम नहीं कहते इसको आप मगअप करें, रटे, बस देखें समझें कि कैसे लिखना है। चलिए, छाया। जिसको हम लोग शैडो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके डिफिनीशन पे। क्या है ये छाया? प्रकाश के गमन पथ है। गमन पथ क्या होता है हमने आपको पहले ही बता दिया है। गमन पथ जिस रास्ते से प्रकाश जा रहा हो, तो प्रकाश के गमन पथ पर यदि कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है
उसे ही हम छाया कहते हैं। अपने बिंदु पे जोर देने के लिए आप क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार के डिफिनेशन आप लिख रहे हो, परिभाषाएं लिख रहे हो, तो आप उस पॉइंट को अंडरलाइन करके दिखा देंगे। इससे क्या होगा कि आपका एक पॉजिटिव इफेक्ट आपके एग्जामिनर पे पड़ता है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक टॉर्च चला लेते हैं। टॉर्च चला लिए। अब ये प्रकाश जा रही है इस टॉर्च से निकल के, और इस कमल पथ पे हमने एक अपारदर्शी वस्तु रख दी है। अपारदर्शी वस्तु जैसे हमारा ये मार्कर हमने रख दिया। हमने ये अपारदर्शी वस्तु यहाँ पे रख दिया है। तो अब क्या होगा, इसका ये छाया कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको बनता हुआ प्रतीत हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? तो प्रकाश जो जाती है तो इसको प्रकाश पार नहीं कर पाती है और यहाँ से निकल जाती है। यहाँ से भी जो जा रही है यहाँ से निकल रही है, और इतने भाग से प्रकाश इसको पार नहीं कर पाती है। इसीलिए इतना भाग यहाँ अंधेरा हो जाता है। चलिए, आपको समझ आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और यहीं पे हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपवर्तन की ओर, और कुछ जनरल टर्म्स आगे आएंगे तो हम उसको डिस्कस करते जाएंगे, जैसे प्रतिबिंब। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप मुझे सपोर्ट करने के लिए लेक्चर को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर विजिट करके आपको इस लेक्चर से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। उसको डाउनलोड करना है। अगर उसमें कुछ क्वेश्चन मिले तो आपको अटेम्प्ट करना है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले